नमस्कार, शाम की ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को दिखाने और बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि राज्य में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। मिस्टर चीफ मिनिस्टर के जरिए हम आपको पूरी जानकारी आपके राज्य की देते हैं और साथ ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी ये शो आपको देता है। आपको बताते हैं हम इस शो में कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। इस शो के जरिए हम आपको तमाम जानकारियां देते हैं। आज देश भर के मुख्यमंत्री की क्या क्या गतिविधियां रही वो भी बताते हैं। जनता प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इनका आपसे सीधा सरोकार है, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना यानी कि CDRI पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आपदाओं का प्रभाव सिर्फ स्थानीय नहीं होगा, बल्कि एक क्षेत्र में आई आपदा का प्रभाव पूरी तरह से दूसरे क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह भी उत्साहजनक है कि सिर्फ सरकारें ही इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि अब वैश्विक संस्थाएं, निजी क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। कुछ ही सालों में 40 से ज्यादा देश CDRI का हिस्सा बन गए हैं। इस तरह से ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्था, छोटे देश, बड़े देश, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण इस मंच पर एक साथ आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। संकट के समय में भी लोगों की सेवा करनी होती है। सोशल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ही महत्वपूर्ण है। First of all, I would like to congratulate the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. The occasion of the 5th edition of this International Conference on Disaster Resilient Infrastructure, ICDRI 2023, is indeed a special one. Friends, the CDRI arose from a global vision. In a closely connected world, the impact of disasters will not just be local. Disaster in one region can have a big impact on a completely different region. Therefore, our response has to be integrated, not isolated. Friends, in just a few years, over 40 countries have become part of the CDRI. This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. और अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो कि राज्य में हो रहे दंगों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें हर वक्त अलर्ट रहना होता है कि बीजेपी कब कहां जाकर दंगा कर दे। ये लोग समझते नहीं है, बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। हम दंगा नहीं करते हैं, आम लोग दंगा नहीं करते। बीजेपी से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। वो किराए के लोगों को लेकर बंगाल में आते हैं और दंगा करते हैं। तो आपने देखा राम नवमी के बाद मीटिंगे एसेছি আসবার জো নেই, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়।
দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। যে ছেলেটার ছবি আপনারা টিভিতে দেখেছেন, বন্দুক নিয়ে নৃত্য করছে রামনবমীর মিছিলে, রামচন্দ্র কি তাকে কানে কানে বলেছিল যে আমার কথা তোমরা বন্দুক নিয়ে মিছিল করো আর বন্দুক নিয়ে তাক করো? এটা তো সিপিএম করতো। সিপিএম এর 34 বছরের অত্যাচার আপনারা দেখেছেন তো? ভুলে যাননি তো? নন্দীগ্রাম ভুলেছেন? খেজুরি ভুলেছেন? তমলুক ভুলেছেন? মহিষাদল ভুলেছেন? কোলাঘাট ভুলেছেন? চণ্ডীপুর ভুলেছেন? এখানে तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं कभी भी निश्चिंत नहीं रहती हूं अपने प्रदेश में। मुझे हर वक्त ये डर सताता है कि कभी भी बीजेपी के लोग यहां हिंसा करवा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्या रामनवमी पर राम ने आकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कान में कहा था कि अब बंदूक ले करके आप तमाम जगहों पर रैली कीजिए। ये इस तरह की रैली तो सीपीएम के टाइम पे होती थी। सीपीएम के लोग इतना अत्याचार करते थे, क्या बंगाल के लोग ये सब भूल गए हैं? आप नंदीग्राम तो याद होगा कि कैसे सीपीएम वहाँ जब सत्ता में थी तो कैसे लोगों पर अत्याचार करती थी। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा ज़बरदस्त निशाना साधा है। हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर दीपक चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक चौबे, केंद्र सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। कह रही है मैं चैन से नहीं रह पाती हूँ, हर वक्त मुझे डर सताता है कि कहीं ये बीजेपी के लोग आकर बाहर से दंगाइयों को लेकर आएंगे और बंगाल में कभी भी दंगा करवा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रीति, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया उसके बाद बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों आक्रामक है ममता बनर्जी पर। और लगातार जिस तरीके से आज भी अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आखिर पूरे देश में रामनवमी अच्छे से मनाई जाती है, सिर्फ बंगाल और बिहार में ही क्यों इस तरीके के दंगा होते हैं। आखिर बंगाल में पिछली बार भी दंगा हुआ था, ममता बनर्जी आखिर क्या कर रही है, आखिर क्यों इंटेलिजेंट फेलियर होता है। अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो आखिर बंगाल पुलिस क्या कर रही थी, तो ये कई सवाल उठाए। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए तो आज गृह मंत्रालय ने भी एक्शन ले लिया है। और क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था गृह मंत्री अमित शाह को जिस दिन ये दंगा हुआ था। उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की थी और उनसे रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर इस तरीके का दंगा कैसे हो गया। और उसके बाद आज खुद बंगाल के राज्यपाल हुगली पहुंचे थे और उन्होंने जहां पे दंगा हुआ था वहां वो गए अपने अधिकारियों के साथ और अधिकारियों को कड़े शब्दों में ये भी जता दिया कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं अब लोग भी चाहते हैं कि जो लोग थे वहां पे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाई चाहिए। और अब गृह मंत्रालय ने जब एक्शन लिया है तो गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अभी रिपोर्ट राज्य सरकार कब तक सौंपती है और क्या गृह मंत्रालय कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, ये देखने वाली प्रीति बात होगी। क्योंकि लगातार जो अधिकारियों का रवैया है वो कहीं ना कहीं ढीला रहा है और इसी को लेकर गृह मंत्रालय नाराज है। ठीक है, आप तो अपनी बात जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं आपने बताया, लेकिन इन सब में एक चीज़ और है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार डायरेक्ट टारगेट कर रही हैं केंद्र सरकार को, ऐसे में उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के लोग बाहर से लोग लेकर के आते हैं हमारे राज्य में और यहाँ वो लोग दंगा करते हैं और हमारे राज्य के लोगों को ये पसंद नहीं है। बीजेपी बाहर से लोग लेकर के आती है दूसरे लोगों को हमारे राज्य में ताकि वो बंगाल में हिंसा कर सके। दीपक चौबे जी देखिए, लगातार ममता बनर्जी आरोप तो लगा रही हैं पर उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी आपने अगर कवर किया होगा तो आपको पता होगा दीपक जी के जब विधानसभा चुनाव बंगाल में चल रहे थे तब भी ममता बनर्जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं, बाहर दूसरे राज्यों से लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये बार बार आरोप लगाती हैं ऐसा।
जी, ममता बनर्जी लगातार आरोप लगाते रहती हैं, पर लगातार बीजेपी का ये भी कहना है कि आखिर राज्य सरकार की सुरक्षा आपके पास है, आपके पास सीबीसीआईडी, आपके पास राज्य की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो आखिर क्या कर रही है। इससे पहले भी देखा जाए कि जब गृह मंत्री विधानसभा में गए थे तो गृह मंत्री अमित शाह के काफिले पर किस तरीके से हमला हुआ था, उसके बाद गृह मंत्री को किस तरीके से वहां से सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री की बटालियन ने वहां से निकाला, जिस तरीके से वहां दंगा भड़क गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है और लगातार वो आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं और बीजेपी लगातार आरोप राज्य सरकार पे लगा रही है। पर आखिर नुकसान तो जनता का हो रहा है और ये दोनों लोग को समझना पड़ेगा, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, कि इसका कोई अस्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और सिर्फ एक समुदाय को लेकर चल रही है। इस तरीके से नहीं चलेगा और क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी, तो बीजेपी चाहते हैं कि आप सबको लेकर साथ में चले। आखिर सिर्फ आपको क्या सिर्फ एक ही समाज के लोग वोट देते हैं, ये लगातार बीजेपी का आरोप है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अब आक्रामक दिख रही है, लगातार इस तरीके से घटना हो रही है। और आज जब सुबह भी ये घटना हुई थी उसके बाद राज्यपाल एक्शन मोड में आए थे और राज्यपाल हुबली पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में टकराव की लगातार कई बार खबरें आई होंगी, क्योंकि आपने भी बंगाल का दौरा किया था तो देखा था किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में आपस में टकराव था जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब वहां के राज्यपाल थे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो दिखती है। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, इसी में बिहार भी आता है। जब बिहार में 2 अप्रैल को नवादा में गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम था, उसके बाद जिस तरीके से वहां पे दंगा हुआ, धारा 144 लगा दी गई, उसके बाद केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल भेजे। कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा, चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो। तो बीजेपी लगातार इसको घेरने की तैयारी में है और जिस तरीके से बीजेपी ने और एक लेटर भी लिखा था, जो बीजेपी के वहां के अध्यक्ष है उन्होंने गृह मंत्री को एक लेटर लिखा था। उसके बाद गृह मंत्री ने वहां के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी। अब राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है केंद्र सरकार को। अब कब तक ये गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट आती है और उसमें क्या कमियां दिखाई देती हैं, ये देखने वाली बात होगी प्रीति, कि आखिर किन अधिकारियों पर जांच के केंद्र आयोग करेगा और केंद्र सरकार की जांच गिरेगी। हाँ, क्या सबसे बड़ी बात होगी? सबसे बड़ी बात होगी जो वहां पे एसपी और डीएसपी थे, उनके वो लोग क्यों हालात को काबू नहीं कर पाए थे। आखिर किस तरीके से तलवारें लहराई जा रही थी और जिस तरीके से दुकानों में जो तोड़फोड़ और कई सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहे थे लोग, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये गृह मंत्रालय लगातार अब मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौबे तमाम जानकारी के लिए और खबर पर नजर आप बनाए रखिए। आगे बढ़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने लखनऊ में शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों मदरसों के शिक्षकों के चयन के लिए एक नया एकीकृत आयोग गठित करने के आदेश दिए हैं। इसके गठन के बाद राज्य के सभी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, टेक्निकल कॉलेजेस के साथ साथ मदरसों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में इसी आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये आयोग ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की परीक्षा का आयोजन करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर बैठक की और इसी बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष, सदस्यता की अर्हता, साथ ही आयोग की शक्तियों, कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक प्रस्ताव पेश करने को कहा है। आगे बढ़ेंगे, बात शिवराज सिंह चौहान की कर लेते हैं, जिनकी अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू करने से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने इंदौर घटना पर 2 मिनट मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बैठक शुरू हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार चमक विहीन गेहूं भी समर्थक मूल्य पर खरीदेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को गेहूं खरीद को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी ज्यादा बारिश हुई या ओलावृष्टि होती है, वहां के किसानों से गेहूं खरीदा जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी से किसानों की मदद करने का भी आग्रह किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान जनता का अभियान बन गया है। लोग सड़कों पर बैठकर फॉर्म भर रहे हैं। तक 47,94,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अहाते बंद करने को लेकर बयान दिया है। कहा है कि अहाते बंद करने का आबकारी नीति में फैसला किया गया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रदेश में शराब के 2611 अहाते बंद हुए हैं। इतना ही नहीं, धर्मस्थल, स्कूल इत्यादि के 100 मीटर के रेडियस में जो शराब की दुकानें आती थी, ऐसी 232 दुकानें वहां से हटा दी गई हैं।
एक अपना ओला पीड़ित किसान भाइयों को मेरा आप सबसे आग्रह मदद करने का। वैसे तो प्रशासन लगा हुआ है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, 64 करोड़ रुपया उसकी राहत की राशि अभी तक आ रही है और कुछ जगह 4-5 जिलों का आंकड़ा भी नहीं आया है। लेकिन प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओले गिरे हैं एक बार खुद आप चेक कर लें, जांच लें, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है किसानों की मदद करने में। तो सर्वे के बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद जैसी आपकी जानकारी आएगी हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम आयोजित करके सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे जिलों में एक साथ राशि डाल दें ताकि किसानों को राहत मिल जाए। दूसरी चीज इससे जुड़ी है कि फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल जाए, वो सुनिश्चित करना है। तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई है, आरबीसी 6 में भी अपन ने 32,000 रुपया, अगर 50% से ज्यादा नुकसान है तो 32,000 रुपया हेक्टेयर किया है। शायद हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देते हैं। लेकिन इसके साथ फसल बीमा योजना का भी लाभ हम अपने किसानों को देंगे। तो फसल बीमा योजना वाली भी कार्रवाई अपनी पूरी हो जाए। अपनी आबकारी नीति में फैसला किया था आहते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आहते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2,611 आहते थे, ये 2,611 आहते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्म स्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूं कि जो हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट, पहला अभियान ऐसा जो जनता का अभियान बन गया। और धड़ाधड़ ना तो पहला अभियान ऐसा जो जनता का अभियान बन गया और धड़ाधड़ ना तो सर्वर डाउन हुआ, कहीं छोटी मोटी दिक्कतें भी आए तो लोग पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के भर रहे हैं, सड़कों पर बैठ बैठ के भर रहे हैं। अब तक अपने 47,94,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो लगभग 50% के आसपास 3 तारीख को ही पहुंचे हैं ना, 4 तारीख को जो होगा वो अलग होगा। और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, उत्साह है। कल बैतूल में सम्मेलन था, लाडली बहना सम्मेलन, तो एकदम हेड काउंट लगभग 1 लाख बहनों की। मतलब बैतूल में उतनी बड़ी सभा आज तक के इतिहास में कभी नहीं, एकदम उत्साह से भरे हुए थे। तो अपना ये अभियान कार्यकर्ता भी लगे हैं, कई जगह लगाने नहीं पड़ा, लोग ही लग गए, ये स्थिति बन गई। तो काफी बेहतर चल रहा है। मुझे लगा कि आपको पहले अपन सोच रहे थे 3-4 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, देखें, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव कुछ बचे ही नहीं जा रहा है। अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं। यहाँ पर सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं आज उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1,774 करोड़ रुपए की धनराशि का वित्त पोषण के तहत विशेष सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपए की है, जिसके बनने से देहरादून आसपास की लगभग 10 लाख आबादी की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में अवैध अतिक्रमण को लेकर भी बयान दिया। कहा कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसे हम सख्ती से हटाएंगे। हमने सभी को कहा है कि ऐसी जगहों से खुद ही हटा लें, वहीं सरकार इसे अपनी तरीके से हटाएगी। देहरादून के लिए भी एक मैंने नई ट्रेन चलाने की मांग करी थी उनसे, मैंने अनुरोध किया था, तो उस पर भी उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नई ट्रेन का मार्ग बनाकर नई ट्रेन वहां पर चलाई जाएगी। और लंबे समय से जो बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन जो हमारी सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी प्राथमिकता में वो है, उन्होंने हल्द्वानी में अपनी एक जनसभा के दौरान भी उस बात को कहा था कि जल्दी से जल्दी उसका ब्रॉड गेज में DPR बनाकर भारत सरकार के स्तर पर उसकी भी जल्दी स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरा, रामनगर, हरिद्वार और देहरादून के लिए नई रेल सेवा की भी
बात हुई है उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से रामनगर एक बड़ा सेंटर है और रामनगर आने वाले टूरिस्ट हरिद्वार माँ गंगा के भी दर्शन करें, देहरादून भी आए, राजधानी है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। इसके अलावा मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ और देखना न भूलें आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर।